तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराया था सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस और ऑन रिटर्न बेसिस। फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन कर लूँ, वो 5 मिनट का टॉपिक है। मैंने बताया था कि उस मेथड में मतलब कि सेल और रिटर्न एक क्या है, सामने वाले को प्रोडक्ट दिया जाता है कि बिक जाए तो पैसे दे देना, या विद इन एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न बैक कर देना। तो ये एक्चुअल सेल है नहीं, राइट। तो ऐसे में अपने क्या करते हैं, जब ये एक्चुअल सेल है नहीं तो उस केस में अपने सबसे पहले इसमें मेथड डिसाइड करते हैं कि 3 मेथड है अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने का। तीनों कंडीशनल है कि कौन सा मेथड कब लगेगा। पहला मेथड है जहां पर हम लोग एक्चुअल सेल्स की तरह यानी क्रेडिट सेल्स की तरह रिकॉर्ड कर देते हैं। वो कब करते हैं, जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या हो, काफी कम, यानी वेरी फ्यू। अब फ्यू का डेफिनेशन क्या है, 100 ट्रांजेक्शन हमारे होते हैं, उसमें से 2-4% ट्रांजेक्शन कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसे अपने एक्चुअल सेल्स डे बुक के थ्रू रिकॉर्ड कर देते हैं। बाकी प्रिंसिपल आपको पता है, वो एक्चुअल सेल है नहीं, तो ईयर एंड में जाकर आपको क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट एंट्रीज करना पड़ता है। ये रिवीजन उन्हीं के लिए है जो क्लास किए हैं, जो नहीं किए उनके लिए नहीं है। तो एक्चुअल सेल्स के थ्रू से रिकॉर्ड कर देते हैं। एक्चुअल सेल्स रिकॉर्ड करने का मतलब हो गया अपने एंट्री पास कर देते हैं डेटर्स टू सेल्स। मेरा अंतर आत्मा से एक आवाज आता है, ये गलत है, बट क्यों कर रहे हो ऐसा, व्हाई यू आर डूइंग दिस। होता है ना कभी कभी, ये अंदर से आवाज आता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, व्हाई यू आर डूइंग दिस मैन। तो अंदर से आंसर आता है कि ये रीजन इसलिए कर रहे हैं। तो कुछ तो आया होगा रीजन आपके मन में भी। अब पहला क्लास में बता चुका हूँ कि क्यों करते हैं ऐसा हम लोग। तो रीजन ये है कि हम लोग चाहते हैं कि रिकॉर्ड रह जाए, मतलब हमने किसको दिया है पसंद करने के लिए उसका भी हमें पता चल जाए। दैट्स वाई अपने क्या करते हैं, उसे एक्चुअल सेल्स की तरह रिकॉर्ड कर देते हैं। क्योंकि अब जैसे मान लेते हैं कि हम भूल से उसके पास पैसे मांगने को भी चले जाए, कलेक्शन में चले जाएं कि भाई साहब मैंने तो आपको ये दिया था, पैसे दे दो। तब वो बताएगा अरे आप याद करो हमारा टर्म्स कंडीशन हुआ है कि हम हमारा बिकेगा तभी हम पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो दैट्स वाई पता चल जाता है, डिटेल्स मालूम चल जाता है, इसीलिए हम लोग उसे एक्चुअल सेल्स की तरह रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन ये हमारा काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जब अपने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा हो जाए। मतलब मान लो 50-50, आधा हमारा एक्चुअल सेल्स होता है और आधा मेरा सेल और रिटर्न बेसिस पर सेल होता है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, जब हम इस तरीके से सेल करते हैं तो उस केस में प्रॉब्लम ये होगा कि मेरा एडजस्टमेंट करने की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब बार बार एडजस्ट करो। तो बोलते हैं तब इस ये मेथड फॉलो करना सही नहीं है। तब हम लोग क्या फॉलो करते हैं बताओ, सुनना चाहूंगा कौन सा मेथड फॉलो करते हैं। सेल और रिटर्न जर्नल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेल और रिटर्न जर्नल, जिसके अंदर में 4 कॉलम्स होते हैं। एक होता है गुड्स सेंड का, दूसरा होता है गुड्स रिटर्न का, तीसरा होता है गुड्स अप्रूव्ड का, और चौथा होता है बैलेंस का। ठीक है, जिसमें एंट्री सिर्फ 2 ही के लिए आता है। किस किस के लिए जनरल एंट्रीज आता है, तो जनरल एंट्रीज आता है जो गुड्स हमारा अप्रूव्ड हो गया वो, और लास्ट में जो बैलेंस बच गया उसके लिए। ठीक है, अब बोलते हैं कि हमारा मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स यानी कि ऑलमोस्ट 90% ट्रांजेक्शन्स मेरा इसी मेथड में होता है। ठीक है, किस मेथड में, सेल और रिटर्न। 90-95% ट्रांजेक्शन। तब बोलते हैं यार उसमें भी और डिटेल्स चाहिए, एक क्यों ना हम अलग से मेमोरेंडम बुक मेंटेन करें। मेमोरेंडम बुक का मतलब होता है एज ए वर्किंग से एक दुनिया अलग बना दे। जैसे आपकी एक दुनिया होगी, ये जो आप देख रहे हैं ये दुनिया है, जो मैं जान रहा हूँ आप जान रहे देख रहे हैं। एक अलग आपकी दुनिया और होगी जो सिर्फ आप जानते हैं, हम नहीं जानते, आपके पेरेंट्स भी शायद नहीं जानते हैं। वो आप छुपा के रखते हो, सीक्रेट है आपका। ठीक है, वो आप ही जानते हो बेटर, हम भी जान भी नहीं पाएंगे, आप किसी को बताते नहीं हो और वो आप शेयर करना नहीं चाहते हो। तो 2 वर्ल्ड हो गया आपका। वैसे अकाउंट्स में 2 वर्ल्ड मेंटेन किए जाते हैं, एक जो रियल और दूसरा जो मेमोरेंडम बुक है। रियल बुक और मेमोरेंडम बुक में डिफरेंस है। रियल बुक क्या होता है कि जहां पर जब एक्चुअली सेल होगा तभी लिखेंगे, जब वापस आएगा एक्चुअली तभी लिखेंगे।
लेकिन मेमोरेंडम बुक में क्या होता है कि अपने डिटेल्स के लिए क्या करेंगे, हमने गुड्स भेजा वो भी लिख देंगे, जो गुड्स वापस आया वो भी लिखेंगे, जो गुड्स अप्रूव्ड हो गया वो भी लिखेंगे, और जो बैलेंस बच गया उसे भी बैलेंस करके लिखेंगे। तो इसका मतलब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल और रिटर्न जर्नल डे बुक्स, सेल और रिटर्न डे बुक्स। एंड इसके अंदर में दो बनाया जाता है, सेल और रिटर्न, इसमें क्या बोलते हैं अपने, सेल और रिटर्न डे बुक्स बनाते हैं, और साथ ही साथ सेल और रिटर्न लेजर भी खोलते हैं। ये दो मेंटेन, ये दोनों मेमोरेंडम बुक है। मेमोरेंडम बुक का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा समझो, एक रफ वर्क है और दूसरा हमारा क्या है, एक फेयर बुक है। जैसे कि रफ बुक में अपने लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कर लो मेरी साड़ी की दुकान है, आंटियां आई, आंटियां लोग आती है, साड़ी तो आंटी लोग आएगी, आगे लड़की लोग थोड़ी बोलेगा हमको साड़ी चाहिए। तो आंटियां आई, बहुत सारी आंटियां आई, बैठ गई। आप जानते हो आंटी लोग का बड़ा चक्कर होता है। आप भी कभी मम्मी के साथ जाके देखो मार्केटिंग में, आप भी बोले मम्मी हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ नहीं आएंगे, आप ऐसा बोल दोगे, रीजन क्या है, देखा करो। पहला, दुकान में 50 साड़ी, मतलब 200 साड़ीज, या दुकान में 500 साड़ीज होगा, उन्हें 5 साड़ी लेना है, सब निकलवा लेंगे, दिखाइए भैया वो वाला, दिखाइए भैया ये नया क्या है, ये तो पहले है, वो है, बहुत, ये तो है ही है, ये तो हम पहन चुके हैं, ये तो हम देखे थे फलना पहन लिया है, तो ये कलर वो वाला कलर नहीं है जो हम, ये पिंक वो पिंक नहीं है जो हम पिंक खोज रहे हैं। अरे कौन सा पिंक खोज रहे हैं, उनको पिंक में भी पिंक पता है, 25 तरह का पिंक होता है, ठीक है, अपने को पिंक पिंक समझ में आता है लड़के लोगों को, ठीक है, रेड रेड है, ब्लू ब्लू है, लेकिन उनका ये ब्लू वो ब्लू वो ब्लू, ठीक है, ये वो वाला ब्लू, नीला खोजेंगे तो कौन सा वाला नीला, आसमानी है, आसमानी में कौन सा, जो सुबह उगता है वो वाला, जो शाम होता है या दोपहर होता है, या जो सावन के महीने में निकलता है, या दिसंबर महीने में जो होता है, या रात वाला जो नीला होता है, अरे पता नहीं यार, बला बला बहुत सारा उन लोगों की चॉइस होती है। आंटिया ने साड़ी का पूरा सिलेक्शन कर लिया, अब निकालते हैं बोले ये साइड करिए, ये हटाइए, ये साइड कीजिए, 40 साड़ी निकल गया, साइड हो गया मैंने पसंद में। बिंग है, आप नए रहेंगे ना, सेलर खुश हो जाएंगे, वाह आज तो 40 साड़ी बिकेगा ना, सेकंड सॉर्टिंग होगा, उस 40 में से फिर से सिलेक्शन होगा, उसमें से आंटी लोग बोलेगी आप ना सेकंड सिलेक्शन करने के बाद 10 को फिर से शॉर्टिंग कर लिया और 10 निकाल दिया। अब आप बोलेंगे वाह 10 तो बिका ना, चलो फाइनली मेहनत रंग लाया, आप 10 साड़ी में खुश हो जाओगे। क्या 10 बिक गया? अब देखो 10 साड़ी जो है ना, बिमला आंटी लेके गई, क्या बोलेंगी, डायलॉग क्या रहेगा, बोल दो थोड़ा, क्या डायलॉग रहेगा? ठीक है, ले जा रहे हैं और पसंद करेंगे और लोगों को दिखाते हैं। अभी तो ये चकाचौंध की रोशनी में देखेंगे, घर की लाइट में देखेंगे, रोशनी में सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। दुकानदार जान पहचान का होता है जनरली, और दुकानदार भी जानता है ये आंटी को जानते हैं हम। अल्टीमेटली 10 साड़ी में 10 लेडीज बैठेगी, वो जो खास करके जिन्हें दिखाना है पहन के उसको नहीं बुलाया जाएगा, जो अपना, जिसको हम डोमिनेट करते हैं उनको बुलाएंगे, जो वो खरीद नहीं सकते। आप ये भी याद रखना, लेडीज में बड़ा ये सब प्रॉब्लम होता है, कंपटीशन तगड़ा है। अब वो 10 में मीटिंग होगा, मीटिंग होने के बाद 10 साड़ीज में से फिर 6 साड़ी सेलेक्ट होगा, 4 फिर से रिटर्न जाएंगे। तो दुकानदार क्या करता है, बिल बना देगा क्या 10 साड़ी का? नहीं, वो एक डायरी में लिखता है बिमला के यहाँ 10 साड़ी गया, बिमला जी के यहाँ। अब बिमला जी के यहाँ 10 साड़ी गया, बिमला जी से बात हो गया, उसमें से 4 साड़ी बिमला जी ने पहला डे ही रिजेक्ट कर दिया, बचा 6, तो दुकानदार 4 तुरंत काटता है, रिटर्न। अब दुकानदार पूछता है 6 फाइनल है क्या? बोले रुकिए मैं एक बार फाइनल बताती हूँ। फिर से वो 6 में भी शायद बट्टा और किंतु और परंतु लग सकता है, लेकिन दुकानदार कहता है 5 तो कंफर्म है, ये वाला 5 रख लीजिए, एक के लिए अभी हमारा देखना है थोड़ा सा। तो 5 कंफर्म मिल गया, तो 5 दुकानदार बिल काट के अपने डायरी से काट देगा 5। अब वो 5 के लिए बिल बना देगा, इधर इनवॉइस 5 साड़ी का, 5 का इधर बिल आ गया, तो 5 इधर से भी कटा, एक इधर बैलेंस बच गया,
और 5 इधर में भी आया, तो 5 का एंट्री हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 2 जगह आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। 5 का रियल में भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, रियल बुक में भी एंट्री हो रहा है और मेमोरेंडम बुक में भी हो रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मेमोरेंडम बुक में जो वापस आ जाता है उसका भी एंट्री होता है, जो अप्रूव्ड हो जाता है उसका भी एंट्री होता है। क्यों? क्योंकि हमें 10 का हिसाब मिलाना है रफ बुक में। तो 10 का हिसाब मिल गया। देखो रफ बुक में 10 साड़ी का हिसाब मिल रहा है कि नहीं? 10 साड़ीज मैंने सेंड किया था, उसमें से 4 हमें वापस आ गया, 5 अप्रूव्ड हो गया, एक बैलेंस बचा हुआ है। तो ये क्यों दुकानदार मेंटेन करता है, बता दो मुझे। लॉजिक क्या है इसे मेंटेन करने का? तो मेंटेन करने का लॉजिक ये है कि दुकानदार देखता है कि भाई यदि हम ये डिटेल्स रखेंगे तो मेरा स्टॉक नहीं गड़बड़ाएगा, किसके पास कितना गया पता है मुझे, और बिल बार बार काटना नहीं पड़ेगा। आप तो जानते हैं बिल फाड़ना मतलब वो एक पक्का जीएसटी का बिल बन गया। तो यदि हम बार बार बिल को मॉडिफाई करेंगे तो हमारा ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बढ़ेगा, फालतू का लफड़ा होगा, जीएसटी रिटर्न में एडजस्टमेंट होगा। हम उस लफड़े में भी नहीं जाना चाहते। बिल तो तभी फटेगा जब पक्का से कंफर्म हो जाए। तो सेल और रिटर्न डे बुक, सेल और रिटर्न डे बुक जो है ना, ये आपका मेमोरेंडम बुक है। और ये क्या है बताओ? सेल्स डे बुक। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स डे बुक एंड सेल और रिटर्न डे बुक? ये हमारा क्या है? रियल है। और ये हमारा क्या है? मेमोरेंडम है। आप ऐसा बोलो ये एक डायरी है जिसके अंदर में हमने किसी का नाम लिखकर और पूरा एक बार डिटेल्स डाल दिया, रफली लिखता गया क्या आया क्या गया क्या कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया, बिल बनाओ। क्लियर है? तो दैट्स वाई सेल, जब ट्रांजेक्शन बहुत न्यूमेरस होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, सो इन दैट केस अपने सेल और रिटर्न डे बुक एंड सेल और रिटर्न लेजर बनाते हैं। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने रिवीजन करा दिया, फिर से आपको बता दिया। हो सकता है आप कुछ कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं दिए हों, या मैंने उस समय लास्ट मोमेंट में हड़बड़ी करके आपको टॉपिक तो सिखा दिया बट थ्योरेटिकल पार्ट बचा हुआ था, ये वाला बात मैंने आपको ठीक से नहीं बताया था, ये स्किप हो गया था। मैंने अभी आपको वो भी बता दिया कि हम लोग सेल और रिटर्न क्या है? मेमोरेंडम बुक है। ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? तो अब आपका है कि मैंने बोला कि आप खुद से सम्स करिएगा, जो डाउट होगा वो पूछिएगा। चलिए डाउट पूछिए। करके आए होमवर्क कितने जन? वो होमवर्क किए हैं तो डाउट पूछ लीजिए। नंबर 5, इसी में डाउट सबका आ गया? ठीक है भाई, ये तो अच्छा बात है। इट्स अ गुड न्यूज दैट कंसेंसस बन रहा है कि यही हमारा डाउट है। A sends out on approval to few customers and indicates the same in sales account। लीजिए भाई, पहले आपको क्लियर कर दे रहा है कि इसे कहाँ वो इंक्लूड करता है। बोल दिया ना कहाँ इंक्लूड करता है, मतलब कौन सा मेथड? कौन सा मेथड? पहला, सेल्स मान लेता है। ऑन 31st March 16 द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस स्टूड एट 1 लाख। लास्ट में बता रहा है कि आपका डेटर्स 1 लाख रुपए है, which includes 7,000 goods sent on approval against which no intimation was received during the year। जिसमें से बोला 7,000 रुपए का गुड्स अप्रूवल बेसिस में गया है और जिसके लिए मुझे अप्रूवल नहीं मिला है। सारा अभी तक हमें क्या बता रहा है? स्टोरी डोंट टॉक। तो हमें स्टोरी बता रहा अभी तक, स्टोरी बता रहा मतलब कि ब्रेकअप बता रहा क्या क्या हुआ। आगे बोल रहा है आपको दीज गुड्स वर सेंट आउट एट 25% ओवर अबव कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट पे 25% मार्जिन लेकर हम गुड्स को सेंड करते हैं। लास्ट क्लास मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक बताया था, आपको याद होगा? कौन सा? याद आ रहा है कुछ? तो लॉजिक क्या था? आपकी गर्लफ्रेंड छत पर है, आप जो है नीचे खड़े हैं, अब आपको गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। सामने से आपको यदि सीढ़ी ना मिले बिल्डिंग के अंदर से, तो पाइप के सहारे आपको क्या करना पड़ेगा? चढ़ना पड़ेगा, और टूट जाने का, पैर टूट जाने का खतरा मोल उठाना पड़ेगा। ऐसा मत करना, अदरवाइज लाइफ जो है वो हेल हो जाएगा। टूट गया तो फिर कोई नहीं पूछेगा। नो बड्डी नो बड्डी नो बड्डी। रिमेंबर, आप जब तक फिट हो
तब तक पूरी दुनिया आपके साथ है। आप अनफिट, कोई तुम्हारा नहीं है, ठीक है, सिवाय ऊपर वाले के। हाँ, वो हमेशा साथ देता है। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है, हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड ऊपर है, तो मुझे यदि मिलना होगा तो ये सीढ़ी चलना पड़ेगा, राइट? तो वही मैंने बताया था, फिर से याद दिला रहा हूँ, कॉस्ट और सेल प्राइस। सेल प्राइस हमेशा ऊंचा होता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ इस स्टोरी के माध्यम से। क्यों? उसमें प्रॉफिट एलिमेंट जुड़ा हुआ होता है। ऊंचाई यानी कि ये सीढ़ी यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट जोड़कर ही हमारा सेल प्राइस आता है। ये सबके लिए लॉजिक फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि काम आएगा कंसाइनमेंट चैप्टर में, बढ़ बढ़ के काम आएगा ये, और इन्वेंट्री चैप्टर है वहां काम आएगा। तो ये ऐसे कंसेप्ट मत लीजिएगा, वो जगह काम आने वाला चीज है। तो यहाँ पर जो अपने बात कर रहे हैं कि ये कॉस्ट है और ये सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस आता कैसे है? तो बोलते हैं कॉस्ट में 100, कॉस्ट में जोड़ दो प्रॉफिट, तो आपका सेल प्राइस आता है। अब यदि हमें हमेशा याद रख लेना कि ये मान के रखना कि आपका 100 लेके चलना, 100 में जोड़ना है या घटाना है, ऐड करना या लेस करना है। तो इसका मतलब है यदि हमें कॉस्ट पे परसेंटेज दिया हुआ है तो नीचे से ऊपर चढ़ना मैंने ऐड करके डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 100 में परसेंटेज को ऐड करके डिवाइड करेंगे, और यदि आप ऊपर में हो, नीचे आना है, तो 100 से लेस करके डिवाइड करेंगे। क्या बोला मैं, समझ में आया? या तो ऐड करना है, और बहुत इजी बात बोला, सीढ़ी चढ़ ऐड करो, उतरना है माइनस करो। किसके साथ ऐड और किसके साथ लेस करना है? तो 100 के साथ करना है। तो यदि यहाँ पर परसेंटेज बोला हुआ है कि कॉस्ट के ऊपर 25% है, बोला हुआ है ना, कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट बोला हुआ है, तो हमें इसके ऊपर परसेंटेज निकालना है। तो हम तो बोले ना, यदि आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो तो चढ़ना पड़ेगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 25 100 में ऐड करके डिवाइड करो 25 को, तो 25 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 125। 100 के साथ 25 ऐड करके डिवाइड करो, और फिर से परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज इक्वल टू 20%। तो जो चीज कॉस्ट के ऊपर 25 है, वही चीज सेल के ऊपर 20 है। समझ में आ रहा है? जो चीज कॉस्ट के ऊपर 25 है, वही सेल के ऊपर 20 है। अब मैं पूछ रहा हूं, जो चीज सेल के ऊपर 50 है, ठीक है, जो चीज सेल के ऊपर 50 है, तो आप बताओ कॉस्ट के ऊपर कितना है? एक्स का ही नहीं माना अभी, क्योंकि भरवली हो गया ना फटाफट। 100 में से 50 घटाया, कितना आया, 50। 50 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 100%। कितना इजीली हो गया। एक्स मानने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी उतरना और चढ़ना है, सो सिंपल। तुम्हें फिर से करो, तुम बताओ करके कि मान लो सेल के ऊपर दिया हुआ है 40%, कितना? तो आप बताओ कॉस्ट पे कितना परसेंटेज, करके बताओ। कैलकुलेटर होगा, पेन है, पेंसिल है, नहीं है तो मुझे बोलो, मैं कर देता हूं। तुम बताओ इधर से, शिवम तुम बताओ, आप बताओ। सिखा? नहीं सिखा, अच्छा। आप बताओ। अरे जो अभी सिखाया वही तो पूछ रहा हूँ, ये वाला 40% ऑन सेल प्राइस नहीं, आप शांत रहो। 40% ऑन सेल प्राइस इज व्हाट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस? मेरे टाइम इसीलिए लगता है क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस, क्योंकि मैं बैक में जा जाकर रिवीजन कराता रहता हूँ। अकाउंट ढंग से क्लासेस करो, तुम्हें घर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब्जेक्ट को। बोला ये? हाँ बोलो। आज से तुम हो इसकी वॉइस। हाँ ठीक है, तुम बोलो, क्या बोला बताओ। 33.3 आपका? नहीं हुआ? नहीं हुआ? अरे
100, ये कितना बोला मैंने? तो हमने बोला ऊपर से नीचे आना है तो लेस करके डिवाइड करना है, तो ऐसे लिखना नहीं आ रहा बच्चा लोग। 40, ओ नो, 40, ओ नो, 40 ओ या, डिवाइडेड बाय क्या? 100 में से 40 घटा के डिवाइड करना है, यानी कितना? 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। आप बता दो। 66.67 यानी 2/3। 66.667%। नहीं सर, देखो राउंड फिगर बहुत बड़ा ब्लंडर है। कभी भी राउंड फिगर यूनिट या परसेंटेज में नहीं किया जाता, एब्सोल्यूट नंबर पे किया जाता है। अब मैंने जो बोला वो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जैसे कैलकुलेशन करके मान लो एक हिसाब किताब आ रहा कि अब मान लेते तुम्हारे ऊपर अब एक खर्चा पापा जोड़ रहे हैं, बेटा मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत किया, हर महीने मैंने खर्चा किया, तो मान लेते हैं कि हर महीने वो खर्चा करते हैं 9,700 कुछ रुपए, 9,700 हर महीने खर्चा करते हैं, 9,700। लेकिन पापा ने बोला अप्रोक्सीमेटली, मतलब बोल दिया मैं 10,000 खर्चा करता हूँ। एक महीने में 300 रुपए की गलती, आपका एजुकेशन लाइफ मान लो रहा 5 साल, तो आप समझ रहे हो भाई पापा ने कितने की गलती कर दी? 300 पर मंथ, 12 महीने इंटू 5 साल। थोड़ा कैलकुलेशन करके बताओ तो कितना होता है? 18,000 रुपए की गलती कर दी, जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। तो अब कैसे होना चाहिए था? तो 9,700 पर मंथ इंटू 12 इंटू 5, बताओ तो कितना आता है? 9,700 इंटू 12 इंटू 5, 5,82,000 000, 5,82,000। तब पापा बोलेंगे मैंने आपके ऊपर, ये तो राउंड फिगर ही आया, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली मैंने 5,80,000 तुम्हारे ऊपर खर्च किया है, या 5,85,000 के करीब में खर्चा किया। तो इससे क्या हो रहा है ना, ये एब्सोल्यूट रिजल्ट ही आया। एब्सोल्यूट रिजल्ट का मतलब आप समझ रहे हो ना? एब्सोल्यूट रिजल्ट का मतलब जो फाइनल फिगर है उसमें अप्रोक्सीमेशन करना अलाउड है, परसेंटेज में या पर यूनिट में अलाउड नहीं है, बहुत भयंकर वाला गलती हो जाएगा। एक कंपनी का पर यूनिट कॉस्ट है और वो तो करोड़ों करोड़ों यूनिट होता है, तो आपने एक यूनिट में गलती किया तो आप सोचो कि कितना का गलती हो जाएगा? करोड़ों में गलती हो जाएगा, तो इसलिए वो अलाउड नहीं है, आप अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते। समझ में आया? परसेंटेज निकाल लोगे ना नेक्स्ट टाइम से। बस दिमाग में रखना, लड़का हो तो ये समझना कि लड़का लोग के लिए, नालायक लोग के लिए एग्जाम्पल है कि लड़की गर्लफ्रेंड तुम्हारे ऊपर है, मिलने जाना है, तो मिलने जाना है तो चढ़ना पड़ेगा सीढ़ी प्लस, ऊपर से चढ़ गए उतरना पड़ेगा तो माइनस। ये लड़का लोग के लिए, लड़की लोग बहुत अच्छी होती है, इसलिए लड़की लोग के लिए मैं, मेरा बहुत रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए। लड़कों के लिए सब खत्म हो गया है। हाँ लड़कियां अच्छा करती है, मेरे क्लास टेस्ट में भी देखो यही लोग तो अच्छा किया है। आजकल लड़कियां अच्छा करती है। मेरी स्टूडेंट है, इसकी सिस्टर बड़ी, तो एक बार में इंटरमीडिएट पास कर ली और बहुत अच्छे मार्क्स से, मतलब वो जस्ट पास नहीं है, मतलब विद डिस्टिंक्शन है। तो उसके रेफरेंस से ये है, अपने सिस्टर के रेफरेंस। तो वो सब वो लोग प्राउड फील कराते हैं। अब ये कराएगा कि नहीं कराएगा, लड़का है, डाउट लगता है। और अनफॉर्चुनेटली आई एम द फादर ऑफ सन, तो वो लोग लड़के हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं जीवन में कितना सुखी हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। अफसोस होता है काश 2 लड़कियां हुई होती तो ज्यादा बेटर। डाउट में अच्छा सम चल रहा था। ठीक है भाई, 25% ओवर एबव कॉस्ट प्राइस बोला हुआ है,
जिसे हम लोग कन्वर्ट करके मैंने इतना देर उसी पे लगा दिया आपको। एंड वर सेंट टू मिस्टर एक्स, सॉरी मिस्टर एक्स 4000 एंड मिस्टर वाई 3000। डिटेल भी बता रहा है, एक्स को दिए थे, वाई को दिए थे, और टोटल 7000 का। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30 अप्रैल। लो भाई 30 अप्रैल को एक्स ने बता दिया कि हाँ वो उन्हें ये गुड्स मंजूर है। एंड वाई रिटर्न द गुड्स ऑन 10 अप्रैल। वाई ने 10 अप्रैल को वापस कर दिया। मेक द एडजस्टमेंट इंक्रीज एंड सो दीज आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2016। लो भाई डेट का खेल है। 31 मार्च को क्या हमें पता है क्या वो लौटा देगा? नहीं। क्या 31 मार्च को हमें कंफर्म है क्या वो गुड्स रख ही लेगा? बोला नहीं। वो तो आगे भविष्य का बताया कि 10 अप्रैल को क्या हो रहा है और 30 अप्रैल को क्या हो रहा है। लेकिन हमें 31 मार्च यानी ऑन 31 मार्च वी आर अनअवेयर अबाउट द फैक्ट। हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। और जिनको मैं बता दूं क्लास मिस हुआ होगा तो उनके लिए मैंने संग संग उसी समय इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास वीडियो वाज अपलोडेड कि वो क्लास करके आ सकते हैं। तो मैंने संग संग कर दिया था, क्योंकि कुछ लोग एडमिशन लिए कि सर हम कुछ क्लासेस लाइव करेंगे कुछ क्लासेस घर से करेंगे, तो मैंने उनके लिए अपना वादा निभाया। अब वो अपना घर में बैठ के वादा निभाए या नहीं निभाए ये उनके ऊपर है, ठीक है। So also the entries to be made during 2016 value of closing inventory as on March 60,000 रुपया वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बता रहा है। तो आपसे बोला 2016 में भी एंट्री करके दिखा दीजिए कि क्या एंट्री होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पहला जन एंट्रीज, सेल्स अकाउंट डेबिटेड, टू डेटर्स। एक्स एंड वाई अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, एक साथ डालेंगे। ये एंट्री 7000 से हो, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ये तो हुआ ही होगा। जरूरत क्या है, हम लोग तो जो मेथड करते हैं उसमें पूरा डेटा को एक साथ लिखते हैं। एक्स वाई जेड एबीसीडी बहुत जन होता तो क्या सबका अलग अलग लिखेंगे, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डेटर्स, इसी में एक्स एंड वाई है। नेक्स्ट एक एंट्री और होगा, स्टॉक या इन्वेंट्री ऑन अप्रूवल डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। क्या होगा आपका, परचेजेस या ट्रेडिंग। अभी आप परचेजेस जानते हो इसलिए परचेजेस अकाउंट। ये एंट्री कितने से होगा, 5600। ये 5600 कैसे आया आपको पता ही है, मैंने इसी के लिए ये सिखाया था अभी कि 7000 में प्रॉफिट इंक्लूडेड है। प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट विच इज इक्वल टू 20% ऑन इनवॉइस प्राइस या सेल प्राइस के ऊपर 20% आएगा। कन्वर्ट करके आपने निकाला तो 20% ऑफ 7000 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 5600। तो अपने कर लिए ये एंट्री। 1 अप्रैल 16 को एंट्री करेंगे। अच्छा एक एंट्री और है, ध्यान दीजिएगा, एक और है होगा, लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक बताया हुआ ना कितना है, 60,000 का है। तो लिखा हुआ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज एज ऑन 31 मार्च 2016 60,000। तो ये हम मान रहे हैं कि हमारे गोडाउन में जो प्रेजेंट है वो इन्वेंट्री है, इसमें दैट इज एक्सक्लूडिंग द इन्वेंट्री विद कस्टमर। तो हम सिर्फ सेल और रिटर्न चैप्टर से रिलेटेड एंट्री कर रहे हैं, हम इसका एंट्री नहीं कर रहे। यदि करना होता तो उसका एंट्री होता है इन्वेंट्री इन गोडाउन डेबिटेड टू क्या हो जाता, परचेजेस विद 60,000। ये 60,000 का एंट्री ये होता। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाने बोला, हाँ तो बैलेंस शीट में आएगा। अभी हमसे बैलेंस शीट भी बोला है दैट इज ऑन 31 मार्च 16 को बना देने के लिए। तो चलो एक बार और आगे का जनरल के लिए जगह छोड़ दो और यहाँ पर बैलेंस शीट बना लो। ये बैलेंस शीट अपने बना रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 2016। अच्छा याद रखना कि ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है,
एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि पूरा आपका एक हिस्सा है, समरी है, पूरा नहीं है, ये कंप्लीट नहीं होगा, टैली कराना ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहां पर आप दिखाएंगे इन्वेंट्रीज एट गोडाउन, 60,000 का आपका इन्वेंट्रीज एट गोडाउन है। और फिर लिखेंगे इन्वेंट्रीज विथ या ऑन अप्रूवल, जो कि आपका है 5,600 का। क्या क्लोजिंग डेटस का फिगर दिया है? क्या क्लोजिंग डेटस हमें दिया है फिगर कितना है? हाँ है, ये देखिए 1 लाख रुपए का हमारे पास क्लोजिंग डेटस है। तो यहां पर आप लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख, और उसे माइनस करोगे आप क्या? क्या माइनस करोगे? सेल ऑन अप्रूवल माइनस करेंगे। आपने डेटस को डेबिट किया, याद करो, तो आउटर कॉलम में आपका ट्रेड रिसीवेबल्स 93,000 आएगा। ये बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 16 हो गया, और कुछ नहीं आएगा इसमें। ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट था। जनरल से और आपसे पूछा है कि अगले साल क्या एंट्री होगा, तो 1/4/16 को एक एंट्री और होगा। Debtors debited and sales credited with 7,000. हम 31 मार्च को कैंसिल किए ये वाला एंट्री, क्यों? पहले ये आप इस क्यों का जवाब देंगे तो हम आपके क्यों का जवाब देंगे। ये वाला आपने कैंसिल किए कब? 31 मार्च 16 को। क्यों? क्योंकि वो मेरा एक्चुअल सेल्स था नहीं, तो हमने उसे एज ए सेल्स रिकॉर्ड कर रखा था। तो कैंसिल इसलिए किए ताकि मेरा ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाए, मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट सही पिक्चर शो कर सके, दैट्स व्हाई हमने इसे कैंसिल किया। फिर अपने लोग ये एंट्री फिर क्यों किए, ये आपका क्यों था, उसका जवाब ये है कि हम फिर से यदि मान लेते एक बार कैंसिल करके छोड़ देंगे तो हम ट्रैक कैसे करेंगे कि किसके पास गया था। तो वापस से नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में हमने वो एंट्री रिकॉर्ड कर दिया कि हमारा अप्रूवल बेसिस पे गया हुआ, तो फिर से हमने उसे डेटा बना लिया और फिर से मैंने सेल्स रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर है ये? अब जब वो क्या होगा, जिस दिन वाकई में, अब उसमें से क्या हुआ कि 10th को क्या हो रहा है, इसमें से कुछ लोग रिटर्न कर रहे हैं। 10 अप्रैल 16 को रिटर्न आ रहा है, कितने का वापस आया बता दो। सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स 3,000 का एंट्री होगा। जब हमने पहले जैसे रिकॉग्नाइज किया वैसे ही रिकॉग्नाइज करेंगे बाद में भी। इनिशियली मैंने उसे ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स बोला है, तो बाद में भी डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स ही बोलेंगे। हाँ, 10 अप्रैल को ये हुआ, 30 अप्रैल के लिए कोई एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री। बोलो क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी तो यहाँ रिकॉर्डेड है 7,000 का सेल, उसमें से 3,000 कैंसिल हो गया, तो 4,000 का जिसका एक्चुअल अप्रूवल मिला उसके लिए एंट्री नहीं करना पड़ेगा, तो नो एंट्री ऑन 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को कोई जन एंट्री नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन है? ये सब अलग था, मतलब एक्स्ट्रा पूछ लिया था आपसे, जितना नॉर्मली होता है उससे ज्यादा पूछा, उसके आगे का पूछ लिया था, इसलिए ये अच्छा सा मैं चलूं आगे। पूछिए, डाउट पूछिए।
वो एंट्री तो हम एडवांस में यहाँ करके बैठे हुए हैं, पहले ही सेल मान लिए थे। कैंसिल तो तभी करने की जरूरत है जब वापस आ जाए, और जब अप्रूव्ड हो ही गया तो हम तो पहले से सेल का एंट्री करके बैठे हुए, तो फिर से क्यों एंट्री करेंगे? ठीक है, सीए इंस्टीट्यूट के बुक में गलत ढंग से किया हुआ, मतलब यदि कोई उस बुक को रेफर करे तो कंफ्यूज मत होना। हम बुक को फॉलो करते हैं ब्लाइंडली नहीं, मेरे कंसेप्ट में आना चाहिए। ठीक है, अभी क्लियर है ना? चल, ए नेक्स्ट बोलो डाउट। 7 में क्या हो गया? सिर्फ अमाउंट बताना। On 31st December 2016, goods sold at a sale price of 3 lakhs were lying with customer। तो बोल रहा है कि यहाँ पर अपने क्या किए हैं, गुड्स बेचे हैं at a sale price of 3000 were lying with the customer Ritu, to whom these goods were sold on sale or return basis were recorded as actual sales। मतलब ये भी बता दिया कि हमने इसे नॉर्मल ऑर्डिनरी क्रेडिट सेल्स दिखा रखा है। Since no consent has been received from Ritu, consent हमें नहीं मिला, you are required to pass adjustment entries presuming goods were sent on approval at a profit of cost plus 20%। ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, मेरी गर्लफ्रेंड फर्स्ट फ्लोर पर है, मैं उसे ऐड करूंगा 20 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 16.67%, और यही आया ना 16.67%, और 3000 का 16.167 इज इक्वल टू 600 रुपया, तो 600 रुपया यानी कि 2400 रुपया इज द कॉस्ट प्राइस। 600 ही तो आ रहा है ना 500 आ रहा है? 500 आ रहा है, 500 आ रहा है, तो 500 माइनस कर देंगे तो 2500 इज द कॉस्ट प्राइस। प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। लो, उस पे होगा नहीं, प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज लेस देन 10% द कॉस्ट प्राइस, तो इसका मतलब है उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, पहले ये भी निकालना होगा, उसके बाद और 10% घटाना होगा। प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस, तो 2500 आया था, 2500 से फिर 10% उड़ा दो, 2250 होगा उसका वैल्यू, 2250। क्लियर? तो यहाँ पर आप 3000 है, पहले 3000 से आपने सबसे पहले लेस कर लिया कितना, 500 लेस कर दिया। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, हम तो लिख रहे हैं, ये लो सेल प्राइस 3000, प्रॉफिट माइनस कर दिया तो 2500 इज द कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, और अब एक्चुअल कॉस्ट से पूरा 10% नीचे करेंगे तो एनआरवी आएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो फॉल इन मार्केट प्राइस, फॉल इन कॉस्ट 10%, तो डायरेक्टली 250 इसका लेस कर दिए, तो रिजल्टिंग फिगर 2250 एनआरवी इसको बोलेंगे। और एज पर AS2 इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे वैल्यूएशन होगा। तो इसे 2250 ये वर्किंग हो गया आपका। एंट्री आपको पता है, पहला एंट्री होगा डेटर्स, पहला एंट्री क्या होगा बोलो, सेल्स टू डेटर्स। मेरे मुंह से जो निकलेगा वही आवाज बुलंद कर दोगे। सेल्स टू डेटर्स कितना, 3000, तो ये फर्स्ट एंट्री होगा विथ 3000। फिर इसके बाद हमारा एंट्री होगा इन्वेंट्री ऑन अप्रूवल, या कस्टमर के पास भी लिख सकते हैं डेबिटेड, एंड टू क्या होगा परचेजेस 2250, 2250। तो मैंने पूरा सम से सॉल्व कर दिया, वर्किंग भी यहाँ है, देख लीजिए, ये रहा वर्किंग, इधर रहा सॉल्यूशन।
हो गया ना? समझ गया बच्चे लोग? चलो आगे। समझ में आया नहीं होगा कुछ भी, कल क्लास कर लिए थे। और कौन सा सम्स में डाउट है बच्चा लोग? नेक्स्ट सम्स बोलो जिसमें डाउट है। ये 10, दिस वन। तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, पढ़ते हैं देखते हैं। एक बार देखने दो मुझे। चलो क्या लिखा हुआ है? मिस्टर भंडारी सेंड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2017। दिसंबर 2 को क्या बोल रहा है? सेंट गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट ए कॉस्ट प्लस 25%। देखो भाई, कस्टमर को भेजा है कॉस्ट प्लस 25% पे इसने गुड्स भेजा है और अमाउंट 80,000 है। एंड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 35 हो गया। रिटर्न रिसीव्ड लेटर फ्रॉम कस्टमर फॉर अप्रूवल 35,000 और गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल 15,000। तो टोटल देखोगे 85,000 हो जा रहा है। तो पहला वाला प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, तभी ऐसा होगा क्योंकि हमें जो डिटेल्स मिल रहा है वो 85,000 का मिल रहा है, तो ऊपर में भी ये टोटल भी 85 होना चाहिए। तो ये सम्स का प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो आप इसको करेक्ट कर लोगे। मिस्टर भंडारी रिकॉर्डेड सेल और रिटर्न ऑन एज ऑर्डिनरी सेल्स, यू आर रिक्वायर्ड टू journalized transaction in the books of Mr. Bhandari, assuming that accounting closes on 31st December 2017। तो ये आपका बुक्स क्लोज हो रहा है 2017 में, दिसंबर में क्लोज होता है। तो अब अपने क्या करेंगे, इसको 85 कर लो, हो गया करेक्ट। तो एंट्री क्या चीज का होगा? आपको सारा एंट्री करना है या लास्ट में करना है? हाँ सारा ही करना है। तो सबसे पहले गुड सेंड कर दो। एंट्री क्या होगा? डेटस टू सेल्स हो जाएगा आपका कितने से? डेटस डेबिटेड एंड सेल्स क्रेडिटेड विथ 85,000 होगा ये एंट्री, है ना? ये 85,000 से कर दो। उसके बाद रिटर्न आ गया 35 का, तो सेल्स डेबिटेड टू टू डेटर, ये एंट्री 35 से होगा। तो ये फर्स्ट एंट्री हुआ, ये सेकेंड एंट्री हुआ। थर्ड एंट्री क्या चीज का होगा? रिसीव लेटर ऑफ फ्रॉम कस्टमर फॉर अप्रूवल। तो जब अप्रूवल मिलता है तो उसके लिए अपने एंट्री नहीं करते हैं, तो नो एंट्री। एंड नंबर 4, गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल 15,000 रुपए का भी हमें मिला नहीं है, तो अपने इसके लिए दो एंट्री करते हैं। क्या? एक तो सेल को कैंसिल करने के लिए, दैट इज सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? डेटर्स, ये होगा 15,000। और एक होगा इन्वेंट्री विद कस्टमर या इन्वेंट्री ऑन अप्रूवल डेबिटेड टू व्हाट? परचेजेज। अब हमें इसे कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा 15,000। तो परसेंटेज जो दिया हुआ है यहाँ पर कॉस्ट के ऊपर 25% दिया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो क्या करेंगे? ऐड करके डिवाइड करेंगे। तो 25 बाई 125, 100 में 25 ऐड किए, तो 25 बाई 125 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 20%। 20% ऑफ 15,000 इज इक्वल टू कितना? 3,000। तो 3,000 लेस कर देंगे तो 12,000 रुपए से ये एंट्री होगा। बोलिए, क्लियर है? नेक्स्ट किस में डाउट है चैप्टर का? वो चैप्टर ही खत्म हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।